हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही साथ ये प्रयास करता है कि आपके एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो, हर एक चीज़ की प्रिपरेशन आपको टाइम टू टाइम कराता रहे। यानी कि अगर आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स के टाइम है तो भी हम आपको पूरा ही फ्री आपको प्रिपरेशन कराते हैं, और अगर आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं तो आपको विद सैम्पल पेपर भी और PYQ के साथ हम आपको वो 100% फ्री जितने भी वीडियो हैं, कंटेंट है, सब आपको दिया जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो भी आपका 100% फ्री ही है। तो देखिए, एजुकेशन हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई हम सभी करते हैं, कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी चीज़ पे अटक जाते हैं। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कुछ है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। कहीं कोई भी समस्या है, आप हमारे पास आइए और अपनी सभी समस्याओं का समाधान लेकर जाइए। तो आज का वीडियो जो है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के लिए। 9th क्लास में आपके दो कोर्स चलते हैं, 9th और 10th दोनों में ही। एक चलता है कोर्स ए और एक चलता है कोर्स बी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आपके स्कूल में जो भी कोर्स चलता है, अगर मान लीजिए कोर्स ए चल रहा है तो आपके पास बुक रहेगी क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। और अगर आपके पास चल रहा है कोर्स बी तो आपके पास बुक रहेगी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो अभी तक हम स्पर्श के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर चुके हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है संचयन भाग 1 का आखिरी अध्याय, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, यानी कि अध्याय संख्या 4। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यानी कि ये चैप्टर जो है हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमने इसके NCERT सॉल्यूशंस किए हैं, हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया है, MCQs किए हैं। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम या टेस्ट में आपसे रिपीटली पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं, या आगे भी आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आप आंसर्स को बनाने का तरीका भी सीख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इस पार्ट पे। यानी कि ये जो पार्ट है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये लिखा है किसने? लेखक धर्मवीर भारती ने। भारती जी का अपना खुद का पुस्तकालय था। उन्होंने किस तरीके से इसको बनाया, क्या चीज़ें थी, ये सब इन्होंने हमको यहाँ पर बताई है। और साथ ही साथ यहाँ पर उनका लगाव कैसा था, कि किस तरीके से उनको ट्रिपल हार्ट अटैक आता है, उनका हार्ट कितना डैमेज हो जाता है, उसके बावजूद जब वो घर आते हैं तो बोलते कि नहीं, मैं अपने बेडरूम में जाके नहीं सोऊंगा, मुझे अपनी पुस्तकों के कमरे में रख दीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अपनापन महसूस करते थे। तो ये सभी कुछ हमने पार्ट में पढ़ा हुआ है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इस बुक में जितनी भी कहानियाँ दी गई हैं आपको, वो सभी बड़ी अच्छी हैं। हमने जितनी कहानी, हमने गिल्लू पढ़ा, स्मृति पढ़ा, कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी है, और अब ये है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। सभी कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं, बहुत कुछ हमें सीख दे रही हैं और बहुत कुछ हमें बताने की कोशिश भी कर रही हैं। तो अब इनको हम पढ़ते हैं, आगे इनके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी? हमने बताया था ना अभी कि लेखक को जब हार्ट अटैक आया तो उसके बाद जब वो सर्जरी करके वापस अपने घर आए तो डॉक्टर ने बोला कि रेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हम अपने रूम में नहीं जाएंगे, हमें किताबों वाले कमरे में, यानी कि लाइब्रेरी रूम में आप हमें शिफ्ट कर दीजिए। अब वो वहाँ पर जाकर करना क्या चाहते थे? देखिए, डॉक्टर ने एक तरीके से कहा था आपको रेस्ट करना है, इवन किताबें तक नहीं पढ़नी है। तो वो वहाँ क्यों जाना चाहते थे? क्या उनके अंदर जाने की फीलिंग थी? ऐसा क्यों था? लेखक के अनुसार जिस तरह बचपन में पढ़ी गई कहानियों में राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं बल्कि तोते में रहते थे, उसी तरह लेखक को भी लगता था कि उसके प्राण तो शरीर से निकलकर उसकी जमा की हुई हजारों किताबों में बसे हुए हैं, इसलिए वह किताबों वाले कमरे में ही रहने के लिए कहता है। तो यहाँ भावना क्या थी? उनका किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव था। अब वो एक मतलब नंबर 1 जो उन्होंने बुक कलेक्ट करी थी, वहाँ से लेकर आज तक उन्होंने हजारों किताबें इकट्ठा कर ली थी अपने जो पुस्तकालय में। अब उस पुस्तकालय से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई राजा की जान तोते में होती थी, उसी तरीके से जो हमारे लेखक हैं उनकी जान किसमें? इन हज़ारों किताबों में बसती थी। तो उन्हें लगा कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो शायद हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रहने की सिफारिश करी कि मुझे यहीं पर मेरा बेड लगा दो, मैं यहीं पर रहूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब है प्रश्न संख्या 2, लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा?
अब वो जो बचपन में उनको क्लास 5th में जब वो प्रथम आए तो उनको 2 पुस्तकें मिली थी, गिफ्ट में मिली थी ना, तो वहीं से उनकी पुस्तक कलेक्ट होना शुरू हो गई। वही अब किताबों का भाई कहते उनके पिताजी को शौक था, उनकी माताजी को शौक था, वो आसपास पुस्तकालयों में जाके किताबें पढ़ते थे, तो एक जो है धीरे धीरे वो पढ़ने का शौक उनके अंदर डेवलप हो गया और फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उन किताबों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। लेखक के पास स्कूल में इनाम में मिली अंग्रेजी की 2 किताबें थी। मैंने कहा ना 5th क्लास में जब वो फर्स्ट आए थे तो उनको 2 किताबें जो है इनाम के तौर पे, प्राइज के तौर पे मिली थी। उनसे उन्हें पढ़ने का शौक लगा और लेखक द्वारा पहली किताब देवदास खरीदने पर उन्हें सहेजने का शौक लगा, क्योंकि वह उनसे अपने पैसों से खरीदी थी। तो भाई 2 उनको गिफ्ट में मिली थी, तो वहां से उनको पढ़ने का शौक लग गया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी पुरानी पुस्तकें खरीद के एक पुस्तक अपने पास खरीदी। पहली पुस्तक वो थी देवदास। वो चाहते तो उन पैसों से जाके देवदास की मूवी भी देख सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, किताब खरीदी। अब जब उन्होंने अपने पैसों से वो किताब खरीदी तो उनको बहुत ज़्यादा मोह हुआ और वहीं से धीरे 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 उनके अंदर किताबें कलेक्ट करने का शौक जाग गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। स्कूल में इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। अब वो जो दोनों ही किताबें मिली थी उसमें एक जहाज़ों की कहानी थी। जहाज था ना जो पानी पे चलने वाले, जैसे आजकल तो हम लोग हर एक चीज़ जो है इंटरनेट पे देख लेते हैं, लेकिन पहले ये चीज़ सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जैसे जहाज का मतलब पानी के ऊपर की दुनिया है, पानी के अंदर की दुनिया है, अंतरिक्ष है, ये सब किताबों में बसा होता था। लोग सब किताबों से सीखते थे और जब किताबें पढ़ते थे तो वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाते थे। तो उसी तरीके से लेखक के साथ भी हुआ। जो 2 किताबें उनको मिली थी उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए थे। स्कूल में इनाम में मिली अंग्रेजी की किताब में पक्षियों की जातियों और बोलियों के बारे में था। 2 किताबें मिली थी ना, एक में था वो कितनी उनकी किस्में होती हैं, कितनी ब्रीड्स होती हैं और उनकी बोलियां कैसी कैसी होती हैं। तो दूसरी ट्रस्टी द रग में पानी के जहाज़ों की कथा थी। यानी कि 2 किताबें में एक पक्षियों के बारे में, जंतु जगत के बारे में था, दूसरा था आपका जो पानी के ऊपर जो जहाज़ चलते हैं, जो शिप्स चलते हैं, उनके ऊपर था। इन दोनों किताबों ने लेखक को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनका पढ़ने का शौक बढ़ता चला गया। इस प्रकार स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। ऐसी दुनिया जिसमें उन्होंने अभी तक वो बहुत ही मिनिमम जानकारी रखते थे। मतलब हमारे आसपास जो पक्षी हैं हम सिर्फ उतना ही जानते हैं, लेकिन जब उन्हें वो पुस्तक मिली तो उन्होंने बहुत किस्म के पशु पक्षियों के बारे में जाना, है ना। तो जैसे हम लोग के आसपास क्या रहता है, गौरैया रहती है, पिजन है, पैरेट है, इन कुछ बहुत ही लिमिटेड पक्षियों के बारे में हम जान पाते हैं। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा जानते हैं तो हम जू चले जाते हैं। लेकिन जो उनको बुक मिली उसमें बहुत सारे पशु पक्षी थे और उन सब की अलग अलग बोलियों के बारे में था। एक तो वो इंटरेस्ट जगह, दूसरा पानी के ऊपर का जीवन कैसा होता है, जहाज़ों पर जब चलते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या रहस्यमय चीज़ें होती हैं, ये सब जाना। तो ये 2 अलग अलग दुनिया थी जहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया और इसी के साथ उनके अंदर पढ़ने का शौक बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। प्रश्न संख्या 4 है। आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, ये तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली। अब क्या था, उनके पिताजी ने अपने बेटे को प्रेरित करने के लिए अलमारी का एक ब्लॉक खाली कर दिया और कहा ये जो खाना है ये आज से तुम्हारी किताबों का है, तुम जो किताबें लाओगे उनको यहाँ कलेक्ट करके रखोगे। मतलब वो उन्होंने प्रेरित किया उनके पिता ने अपने बेटे के लिए उनकी खुद की लाइब्रेरी बनाने के लिए। पिता के इस कथन ने लेखक को अत्यधिक प्रेरित किया, जिससे वह हर मुकाम पर अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता चला गया। उसमें नई नई किताबों को सहेज कर रखने लगा। तो जो पिताजी ने उसको एक अलग से ब्लॉक दिया तो उनके अंदर इंटरेस्ट, एक तो किताबों को लेकर इंटरेस्ट उनके अंदर पहले से था, फिर वो धीरे धीरे इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, जब उनके पिताजी ने बोला कि नहीं ये तुम यहाँ पर रखो, यहाँ पर तुम अपनी और भी किताबें ला के रख सकते हो, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने और भी किताबें कलेक्ट करके वहाँ पर रखना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से उनका अपना छोटा सा एक निजी पुस्तकालय शुरू हो गया। प्रश्न संख्या 5 है। लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में करिए।
अब क्या है, जब उन्होंने अपनी पहली पुस्तक खरीदी थी, उनकी पहली पुस्तक कौन सी थी? देवदास। उन्होंने कैसे खरीदी, क्या था, ये सभी कुछ आपको यहाँ पर बताना है, पूरी घटना को बताना है। लेखक इंटरमीडिएट पास करके बीए की पाठ्य पुस्तकें लेना है, यानी कि सेकेंड हैंड होता था ना, मार्केट में सेकेंड हैंड पुस्तकें अवेलेबल होती हैं। सेकेंड हैंड पुस्तक बुक शॉप पर गया हुआ था। वहीं उसने थिएटर पर देवदास फिल्म लगी देखी। चूंकि उसकी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने कभी सिनेमा का जिक्र ही नहीं किया। उस फिल्म का एक गाना, दुख के दिन अब बीतत नाही, वह अक्सर गुनगुनाया करता था। तो अब ये क्या था, जो उनकी माँ थी, उनका मानना था कि अगर बच्चे मूवीज़ देखते हैं, यानी कि फ़िल्म देखते हैं, तो उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए उनको मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब ये चीज़ हमारे लेखक को पता थी, तो लेखक ने कभी भी मूवी देखने की कोई बात ही नहीं करी, कोई जिक्र ही नहीं किया। अब क्या हुआ, उन्होंने इंटर पास कर लिया। अब वो उन्होंने बीए में एडमिशन लिया, तो बुक्स लेने उनको जाना था मार्केट में। तो भाई इतने पैसे नहीं होते थे उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, वो सेकेंड हैंड बुक्स लाते थे। तो वो गए सेकेंड हैंड बुक शॉप पे, वहाँ पे ख़रीदने के लिए। तो वहीं पे थिएटर था, वहाँ देखा मूवी लगी है। लेकिन उन्होंने कोई नहीं, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन उसकी जो मूवी का जो गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, ये बहुत ही उनको पसंद था और वो अक्सर उसको गुनगुनाया करते थे। माँ ने जब यह गीत सुना तो बेटे से कहा, तुम निराश मत हो, दुख के दिन अवश्य बीत जाएंगे। एक्चुअली उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस वजह से उनकी माँ को लगा कि शायद वो ये गाना गाते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, दुख के दिन बीत जाएंगे, ऐसा था। जब माँ को पता चला कि यह फिल्म का गाना है, तो उन्होंने कहा कि जाओ फिल्म देख आओ, और 2 रुपये दे दिए। अब उनको ये लगा कि वो ऐसे ही गा रहे हैं कि भाई दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं इसलिए, लेकिन जब पता चला मूवी का है, तो माँ को पसंद नहीं था मूवी देखना, लेकिन तब भी वो कहती हैं जाओ मूवी देखो। लेखक जब फिल्म देखने गया तो उससे पहले अपनी परिचित की किताब की दुकान पर चला गया, मतलब उसके जान पहचान की जो किताब थी वहाँ चला गया, किताब की दुकान, जहाँ उसे देवदास नामक किताब दिखाई दी। उसने 10 आने में देवदास खरीदी और बाकी 1 रुपया 6 आना माँ को दे दिया। इस तरह लेखक द्वारा अपने पैसों से खरीदी गई यह पहली साहित्यिक पुस्तक थी। तो माँ ने क्या कहा कि भाई जाओ तुम फिल्म देखा, 2 रुपये दे दिए उनको, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसा, वो गए वहाँ पर कि चलो बुक्स देख लेते हैं। बुक्स देखने गए तो वहाँ उनको देवदास का जो है बुक मिल गई, वो उन्होंने ले ली और बाकी बचे पैसे माँ को वापस कर दिए, और इस तरीके से उन्होंने अपनी पहली पुस्तक खरीदी थी। प्रश्न संख्या 6 है, इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ का आश्रय स्पष्ट कीजिए। यानी कि वहाँ अपने पुस्तकालय में जब वो क्या कहते हैं, एक्सीडेंट के बाद, मतलब जब उनको हार्ट अटैक के बाद, हॉस्पिटल के बाद वो वहाँ पर आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कहा था, इन पुस्तकों के बीच में बहुत बहुत भरा भरा महसूस करता हूँ। ये चीज़ उन्होंने क्यों कही थी, मतलब इसके कहने के पीछे का उनका मतलब क्या था? क्योंकि वहाँ बहुत सारी विधाओं में उपन्यास, नाटक और बहुत सारे कवि थे, तो उनको ये नहीं लगता था कि वो वहाँ पर अकेले हैं, उन्हें लगता था कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो देखिए क्या है, लेखक पुस्तकों से ही बातें करता था, उनमें ही लेखक के प्राण बसते थे। हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन इत्यादि पुस्तकों में मौजूद महान व्यक्तित्व से लेखक को हर पल कुछ सीखने को मिलता था, क्योंकि जो पुस्तकें थी सब उन्होंने कलेक्ट करी थी, जाहिर सी बात है जब कलेक्ट करी थी तो पढ़ी भी होंगी, तो उसमें हर एक चीज़ से उन्हें कहीं ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर मिलती थी। जॉय पॉल सार्त्र, अल्बेरियल कामू, पिकासो, निराला, महादेवी आदि चिंतकों की कृतियां लेखक को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। मतलब ये जो पुस्तकें थी, इन पुस्तकों के माध्यम से वो सभी लोग जिन्होंने ये पुस्तकें लिखी थी वो उनके बहुत करीब थे। क्योंकि ये जो भाई किताबें खाली ऐसी नहीं है कि कविताएं लिख दी गई, कहानियां लिख दी गई, ये कविताएं, कहानियां कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं, हमारे जीवन से हमको रूबरू कराती हैं। तो ये किताबें उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती थीं, इसीलिए उन्होंने ये वक्तव्य बोला था। प्रश्न संख्या 7 है, डॉक्टर बोर्जेस की किस दिलेरी यानी बहादुरी के कारण लेखक के प्राण बच गए? अब डॉक्टर बोर्जेस ने क्या किया था भाई, उनको 3 हार्ट अटैक आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा हाई पावर का उनको वो दिया, बिजली का झटका। सबको लगा कि अगर इतना ज़्यादा दिया जाएगा तो ये मर सकते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, हम कोशिश करते हैं शायद इनका हार्ट रिवाइव कर जाए। तो देखिए क्या है,
वर्ष 1979 ई में लेखक के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक के बाद एक 3 जबरदस्त हार्ट अटैक लेखक को झेलने पड़े। अब एक हार्ट अटैक में आदमी पस्त हो जाता है, उनको एक के बाद एक 3 झेलने पड़े। कुछ डॉक्टरों ने तो उन्हें मृत घोषित कर दिया, परंतु डॉक्टर बोर्जेस की दिलेरी ने लेखक के प्राण बचा लिए। डॉक्टर बोर्जेस ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 900 वोल्ट के शॉक लेखक को दिए। अब 900 वोल्ट का शॉक बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने उतना हाई पावर का शॉक दिया। उनका मानना था कि यदि शरीर मृत है तो दर्द महसूस नहीं होगा, और यदि कहीं भी प्राण बचे हैं तो जीवन लौटने की आशा है। तो भाई अगर हम, जैसे बाकी डॉक्टरों ने बोला था कि भाई ये मर चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर हम मर चुके हैं तो अगर हम इतना हाई पावर का बोल्ट का झटका देंगे तो उसे कुछ भी महसूस होने वाला नहीं है। और मान लो अगर कहीं एक कोने में भी प्राण बचे हैं तो वो वापस खिंचकर चले आएंगे। इसीलिए उन्होंने इतना हाई पावर का झटका देने का सोचा। इस प्रयोग में लेखक की जान तो बच गई, परंतु 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। 60% हार्ट बिल्कुल डेड हो गया, केवल 40% ही बचा। ओपन हार्ट ऑपरेशन करने की आवश्यकता थी। डॉक्टर हिचक रहे थे कि केवल 40% बचा हुआ हार्ट यदि ऑपरेशन के बाद रिवाइव नहीं हुआ तो क्या होगा। अब इस कंडीशन में जहां हार्ट इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो डॉक्टर्स भी जो हैं वो सर्जरी करने से डर रहे थे कि अगर हम इतने 40% हार्ट पे भी हम सर्जरी करेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये बचेंगे। उन्होंने अन्य विशेषज्ञों से भी राय ली। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर की दिलेरी के कारण लेखक को नया जीवन मिल गया। तो आखिर में फिर डॉक्टर बोर्जेस ने भी हिम्मत करी और ओपन हार्ट सर्जरी करी उस 40% बचे हुए हार्ट के साथ में, और इस दिलेरी के कारण ही धर्मवीर भारती जो है उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और वो सही होकर हॉस्पिटल से घर भी गए। तो ये थी बोर्जेस की दिलेरी कि मतलब उन्हें अपने और अपने प्रोफेशन, अपने हाथ, अपने ईश्वर पे इतना विश्वास था कि उसको लेकर उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया और हमारे लेखक धर्मवीर भारती की जान बच गई। प्रश्न संख्या है 8। धर्मवीर भारती का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर बोर्जेस ने जो खतरा उठाया, क्या वह उचित था? मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इससे आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? अब उन्होंने जो रिस्क उठाया 1989 में, जो उनको हार्ट अटैक पड़ा और इतना 900 वोल्ट का जो झटका दिया बोर्जेस ने, और उसके बाद 40% बचे हुए पर ओपन हार्ट सर्जरी करी, क्या आपके हिसाब से ये रिस्क सही था? इसमें आपको अपने मत देने। अब देखिए, मत के में क्या होता है कि आपका मत अलग हो सकता है, हमारा मत अलग हो सकता है, लेकिन उसको लिखने में अगर आप सहमत हैं तो उसका तर्क देंगे, और अगर आपको लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप असहमत हैं, तो भी आपको इसके लिए तर्क देना होगा। देखिए क्या है, वर्ष 1979 में लेखक धर्मवीर भारती को 3 हार्ट अटैक हुए। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, परंतु डॉक्टर बोर्जेस ने हिम्मत नहीं हारी और लेखक की धड़कन लौटाने के लिए 900 वोल्ट के शॉक दिए, कि उनको लगा कि भाई रिवाइव कर जाएगा, इसलिए उन्होंने शॉक दे दिया। उनका यह मत था कि यदि शरीर मृत है तो उसे दर्द महसूस नहीं होगा, और किंतु यदि एक कण भी प्राण शेष होंगे तो हार्ट पुनर्जीवित हो सकता है। तो ये रिस्क उन्होंने लिया था। डॉक्टर के इस प्रयोग से लेखक के प्राण तो लौट आए, किंतु 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। डॉक्टर बोर्जेस द्वारा लेखक को 900 वोल्ट का शॉक दिया जाना पूरी तरह से उचित था। अब यहां से हमारा मत, पहले तो हम ये बताएंगे कि उन्होंने किया क्या, अब उन्होंने जो किया वो सही है कि नहीं। तो यहां पर हमारे हिसाब से उन्होंने सही किया, उचित था, क्योंकि लेखक के जीवन को बचाने हेतु यही अंतिम उपाय था। यदि इसे नहीं किया जाता तो संभवतः लेखक जीवित नहीं रहता। बाहरी तौर पर क्रूर लगने वाला यह तरीका लेखक की जीवन रक्षा के लिए अपरिहार्य था। हमें ये क्रूर तो लगेगा, भाई 900 वोल्ट का झटका बहुत होता है, हमें जरा सा लगता है तो हम कितनी तेज होते हैं, तो यहाँ पर ये लग तो रहा है कि बहुत क्रूर है। बाकी जहाँ पर सभी डॉक्टर्स ने हाथ पैर छोड़ दिए थे कि नहीं भाई ये मर चुके हैं, वहाँ पर डॉक्टर बोर्जेस ने ये हिम्मत दिखाई, और ये हिम्मत के कारण ही लेखक जिंदा रहे, क्योंकि अगर वो भी कह देते कि नहीं भैया नहीं बचे हैं तो लेखक हमारे पास बचते ही नहीं। और उन्होंने जो रीज़न दिया, आई थिंक वो भी सही था, कि अगर इंसान मर चुका है, जैसे कि बाकी सभी ने बोला कि भाई ये मृत हो चुके हैं, तो अगर वो सही रीज़न होता तो अगर झटका दिया जाता तो उनको कोई महसूस ही नहीं होता, और अगर कहीं 1% भी जान है तो वो खिंचकर चली आई थी, जैसा कि हुआ था। तो इसलिए जो उन्होंने तर्क दिया वो भी सही था और जो उन्होंने कार्य किया वो भी सही था।
डॉक्टर बोर्जेस के द्वारा लेखक धर्मवीर भारती का जीवन बचाने के लिए किया गया प्रयास हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करने की प्रेरणा देता है। क्या प्रेरणा देता है? कि हम अपने प्रोफेशन के लिए पूरी तरीके से ईमानदार हों, हमें डरना नहीं चाहिए। हमारा प्रोफेशन हमें जो भी करने की परमिशन देता है हमें करनी चाहिए और हर लिमिट तक करनी चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर का खास तौर से प्रोफेशन ऐसा होता है जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, क्योंकि वो ये कहते हैं यमराज से भी जान खींच लाते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो यहाँ बोर्जेस से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी प्रोफेशन की तरफ पूरी तरीके से ईमानदारी रखनी चाहिए। साथ ही यह कार्य के प्रति स्नेह और आत्मीयता की भावना के विस्तार की भी प्रेरणा देता है। मतलब अपने कार्य के प्रति हमें जो वो प्रेरणा मिलती है वो भी। हमें किसी भी मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए जो विवेकपूर्ण हो। तो डॉक्टर्स ही नहीं, हमारी लाइफ में ऐसे भी रूटीन में ऐसे बहुत से सारे केसेस होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं। अगर हमसे हो सकता है तो हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए एक किसी के भी प्राण बचाने के लिए। तो ये कहानी बोर्जेस की हमें ये हिम्मत दे रही है, ये प्रेरणा दे रही है कि हमें हर प्रयास करना चाहिए। कहीं पर भी अगर किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है या किसी को हमारे प्राण को बचाने की ज़रूरत पड़ती है तो। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक के मन में यह विचार क्यों आया होगा कि उसे पुस्तकों वाले कमरे में ही रहना है? अब उनके मन में ऐसा क्यों आया? भाई इंसान अगर बीमार है तो जाहिर सी बात है वो रेस्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पर क्यों उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पुस्तकों वाले कमरे में भेज दो? तो उनको लगा कि शायद वहाँ पे वो अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, है ना। पुस्तक वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में पुस्तकों के प्रति लगाव एवं प्रेम था, जिसके कारण उसने बचपन से अब तक इतना बड़ा संकलन किया था। किताबों के प्रति उनका लगाव ही था, इसीलिए तो इतना बड़ा कलेक्शन उन्होंने अपना पर्सनल किया था और इसी कारण उन्होंने बोला होगा कि भाई हमें यहाँ पर रख दीजिए। जब उसे अस्पताल से घर लाया गया तो उसने जिद की कि वह स्वयं द्वारा स्थापित निजी पुस्तकालय में रहकर अपने आप को उनके साथ जुड़ा अनुभव करना चाहता है। उसके प्राण इन हजारों किताबों में बसे हुए थे। इसी विचार से लेखक को पुस्तकों वाले कमरे में रहने के लिए प्रेरित किया होगा। देखिए, उनका लगाव पुस्तकों से बचपन से ही था। अब वो ऐसे समय में थे जहां वो मतलब कहते हैं ना, मौत के मुंह से लौट कर आए थे। अब वो कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें लग रहा था कि नहीं, हमें जो है ऐसी जगह रहना चाहिए जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन से निकलते हैं जहाँ बहुत डेंजर हो, तो हम वापस आकर ऐसी जगह पर रहना चाहेंगे जहाँ हमें बहुत सारा प्यार लगाव मिले। तो पुस्तकों के बीच उनको प्यार और लगाव बहुत बेहद था, इसीलिए उन्होंने वहाँ रहने के लिए सोचा होगा और इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे यहीं पर रखो। वास्तव में लेखक को अपने पुस्तकालय एवं उनमें एकत्रित की गई पुस्तकों से इतना अधिक लगाव था कि उनके पास समय व्यतीत करना उन्हें अच्छा लगता था। वह हमेशा पुस्तकें पढ़ते रहने वाला व्यक्ति था। भले ही अपनी बीमारी के कारण वह उन्हें पढ़ नहीं सकता था, लेकिन कम से कम वहां रहकर हर समय उन्हें देख सकता था। अब डॉक्टर ने बोला था कि भाई हम यहाँ रखेंगे तो, लेकिन आपको किताबें पढ़नी नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना था। लेकिन तब भी वो बोलते कि नहीं, मुझे यहाँ रहने दो, क्योंकि वहाँ पर किताबों के रूप में वहाँ हर एक व्यक्तित्व मौजूद था। तो उनको लगता था कि मैं यहाँ अकेला नहीं रहूँगा। जो किताबों के अंदर जो व्यक्तित्व हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ रहेंगे, उन लोगों के आशीर्वाद साथ रहेंगे, और किताबें हम नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या हुआ, कम से कम अकेलापन तो महसूस नहीं करेंगे। तो यही कारण था उनका वहाँ पर रहने का। प्रश्न संख्या 10 है, अपनी एकत्र की गई पुस्तकों में लेखक को कौन सी पुस्तक सर्वप्रिय थी और कौन सी? तो वहां पर कौन सी ऐसी पुस्तक थी जो उन्हें सर्वप्रिय थी? वो थी ये दयानंद सरस्वती की जीवनी, जिसने उनको जीवन में बहुत ज्यादा प्रेरित किया। ये उनकी सबसे प्रिय पुस्तक उनकी लाइब्रेरी में थी। तो क्या है, लेखक ने अपने घर में ही एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण किया था। विभिन्न विषयों की पुस्तकें वहां उपलब्ध थी, बहुत सारी थी। लेखक की प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की जीवनी, जो रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। तो वो जो उनकी जीवनी थी वो लेखक को बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई थी और उसने बहुत हद तक उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आई थी।
अब इसका कारण था वो पुस्तक बहुत ज़्यादा चित्रों से भी थी, उसमें लिखा जो शैली थी, लिखने का जो तरीका था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। स्वामी दयानंद तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। तो हमें पता है कि दयानंद सरस्वती ने जो भी समाज में फैले हुए जितने भी पाखंड थे, मतलब जो रूढ़ियाँ जिनका कोई मतलब नहीं था, जो दिखावा, ऐसी बहुत सी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। दयानंद जी के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। तो ये हमारे लेखक के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत था। उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं लेखक को प्रभावित करती थीं। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर यह मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, यह घर छोड़कर जाना, भगवान की हर जगह तलाश करना, सत्य की खोज करना, सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करना, अपने से हारे हुए को क्षमा कर उसे सहारा देना आदि लेखक के बाल मन को बहुत रोमांचित करता था। तो दयानंद जी की कहानी जो उनकी जीवनी थी उसके अंदर बहुत सारा था। जब दयानंद जी छोटे थे तो उन्होंने मूर्ति के सामने चूहे को भोग करते देखा, तो उन्हें लगा कि नहीं, मूर्तियाँ से मूर्ति नहीं होती, उनके अंदर भी जान होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, भगवान की खोज में वो घर से निकल के बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी उनकी जीवनी में जो हमारे लेखक को प्रेरणा देती थी। इस पुस्तक ने न केवल लेखक को रोमांचित किया बल्कि वह तार्किक एवं बौद्धिक दृष्टि भी प्रदान की, जिसमें अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का साहसपूर्वक विरोध किया गया। तो दयानंद जी ने बहुत सारे पाखंड और रूढ़ियों का खंडन किया था। तो जब हमारे लेखक धर्मवीर भारती का समय था, उस समय भी समाज में अच्छी खासी रूढ़ियाँ व्याप्त थी। तो एक बोलते ना, हम किसी को सुनकर या पढ़कर हमारे बौद्धिक जो है हमारी बुद्धि का विकास होता है और हम चीज़ों, हर एक चीज़ों के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ थी। बहुत सारी समाज में रूढ़ियाँ थी, आप जानते थे, सही सती प्रथा है, बाल विवाह है और विधवा विवाह का खंडन है। ऐसी बहुत सी रूढ़ियाँ थीं जिनका खंडन किया गया, दयानंद जी ने किया, और इनके जो तर्क दिए उससे हमारे लेखक का जो है वो बहुत प्रभावित हुए। मूर्ति पूजा एवं अनेक प्रकार के अन्य रूढ़िवादी रीति रिवाजों के प्रति लेखक के मन में उत्पन्न विरोध भावना का मूल उत्स यानी स्रोत यह पुस्तक ही रही। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया कि भाई मूर्ति, तो ये जो इसका जो खंडन का मूल स्रोत था वो था दयानंद जी की पुस्तक। इस पुस्तक ने लेखक के जीवन एवं विचार को बहुत गहराई से प्रभावित किया, इसीलिए लेखक को यह पुस्तक बहुत प्रिय थी। यानी कि ये जो दयानंद जी की जो जीवनी थी, ये इसको पढ़कर उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। कारण क्या था? समाज में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप अभी भी अगर आप चीज़ देखोगे तो हर चीज़ के पीछे के अगर तर्क को जानने की कोशिश करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे, जब तक आपको उस तर्क को समझाने के लिए सही व्यक्ति नहीं मिल जाता। उसी तरीके से लेखक को समझाने के लिए वो सही व्यक्तित्व कौन मिला? वो था दयानंद जी की जीवनी। अब दयानंद की जीवनी पढ़कर उन्होंने, जहां उनकी बौद्धिक शक्ति का विकास हुआ, वहां तो हर एक रूढ़ी के पीछे के तर्क को भी वो समझने में सफल रहे कि भाई ये आखिर चल रहा है तो उसका तर्क क्या है। अगर तर्क सही नहीं है तो उसका खंडन किया जाना चाहिए। और उनके जीवन में ऐसी, दयानंद जी के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी जो उनको ये बताती थी कि मतलब हम अपने जीवन में अगर किसी चीज़ की खोज करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत उन्होंने करी थी दयानंद जी ने, और यही हमारे लेखक ने भी सीखी। इसीलिए उस मेहनत का नतीजा क्या हुआ? उन्होंने धीरे 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 करके इतना बड़ा पुस्तकालय किया। उनके खुद के निजी जीवन में बहुत सारे बदलाव हमारा इस कहानी में तो नहीं है, लेकिन अगर आप अलग से धर्मवीर भारती के जीवन के बारे में पढ़ोगे तो उनके जीवन में ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हम देखेंगे जो हमें ये लगता है पढ़कर कि वो दयानंद जी से प्रेरित होकर उनके जीवन में आई और घटित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लेखक को कौन सी पुस्तकें इनाम में मिली और इनका लेखक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक जब 5th क्लास में फर्स्ट आया तो उसको 2 पुस्तकें जो हैं एज अ प्राइज बोल दीजिए या अपने टीचर्स का आशीर्वाद बोल दीजिए, मिली, जो अलग ही दुनिया का दर्शन कराती थी। अब इन दोनों ने ही हमारे लेखक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। वो था अपना खुद का कलेक्शन करने में, बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानने के लिए, पुस्तकों को पढ़ने के लिए। तो ऐसा उनके जीवन में बदलाव आया। लेखक अपने पिता के आशीर्वाद और अपने परिश्रम के बल पर 5वीं कक्षा में प्रथम आया और बतौर इनाम में उसे अंग्रेजी की 2 पुस्तकें मिली कि भाई फर्स्ट है, होता ना, गिफ्ट मिलता, प्राइज मिलता है, तो वो प्राइज के तौर पे उसे 2 इंग्लिश की बुक्स मिली।
एक में पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियों, उनकी आदतों संबंधी जानकारी थी, जबकि दूसरी पुस्तक ट्रस्टी द रग थी, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथा थी। तो दो ऐसी पुस्तकें जो अलग अलग दुनिया के दरवाजे खोल रही थी। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया से अलग एक दुनिया थी जो वास्तविक में हकीकत है, लेकिन हम नहीं जानते। जहाज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ वेल होती हैं, कहाँ शार्क होती हैं, आदि से संबंधित जानकारी इसमें थी। तो जो ये ट्रस्टी दरग किताब थी जो उनको मिली जहाज़ों की कथाओं के बारे में, उन्होंने एक अलग ही दुनिया के दर्शन किए। हम जानते हैं कि सागर में मछलियां रहती हैं, लेकिन वेल कहाँ पर मिलती है? हर जगह तो नहीं मिलती ना वेल, हर जगह शार्क नहीं मिलती। जहाज कितने तरीके के होते हैं भाई, कुछ आपके पैसेंजर्स को भी लाते हैं, कुछ माल को भी लाते हैं, ये माल कहाँ से कहाँ ले जाया जाता है, क्या होता है, ये सभी कुछ उन्हें उस किताब में देखने को मिली। एक ऐसी दुनिया जो उनकी दुनिया से अलग कर हट कर थी, जो अभी तक वो नहीं जानते थे। इन दोनों किताबों ने लेखक के लिए मानो एक नई दुनिया के द्वार खोल दिए। उसी तरह दूसरी किताब थी, दूसरी किताब ने क्या किया, पशु पक्षी जगत की दुनिया के द्वार खोले। भाई पशु पक्षी हमारे बीच में रहते हैं, मगर उनकी दुनिया के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं हैं। जानते, आपसे अगर आज पूछा जाए तो आप बहुत ही मिनिमम जानकारी रखते हैं, लेकिन अगर हम इन पशु पक्षियों के बारे में पढ़ना शुरू करें तो हम बहुत कुछ जान पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब उनको वो दूसरी जो एक तो उनको जहाज़ों की कथा थी, दूसरी क्या थी, वो पशु पक्षियों के बारे में थी। अब पशु पक्षी एक ही जाति, मान लीजिए तोता होता है तो कितने तरह के तोते होते हैं, उनकी कितनी बोलियां होती हैं, उनके रहने का तरीका क्या है, उनके खाने का तरीका है, कौन सा तोता कहाँ पाया जाता है, क्या है, मतलब एक अलग ही दुनिया थी जो उनके लिए सामने प्रेजेंट हुई थी। अब जब ये दो अलग अलग दुनिया उन्होंने पढ़ी, एक जहाज़ों की, एक पशु पक्षियों की, तो उनको लगा ऐसी और सी बहुत सी दुनिया होंगी हमारे आसपास जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो ये वो किताबें थी जिन्होंने उनको प्रेरित किया कि नहीं, हमें और किताबें पढ़नी चाहिए और अपने आसपास डेवलप हो रही एक अलग दुनिया के बारे में जानना और पढ़ना चाहिए। पिताजी ने उन पुस्तकों को रखने के लिए अलमारी का एक खाना खाली कर दिया था, उसे लाइब्रेरी बनाने के लिए कहा। ये दो किताबें लेखक में लाइब्रेरी बनाने का शौक जगा गईं। पढ़ने का शौक और नई नई पुस्तकों के संचयन ने एक बड़ी समृद्धि लाइब्रेरी के रूप में ली। तो अब एक तो ये उनके अंदर इंटरेस्ट जागा इन दो किताबों के, जब दो किताबें उनके पास आई ना, तो उन्हें और ज़्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट आया कि मैं जितना पढ़ूंगा मैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानूंगा। ये एक तो इंटरेस्ट जगह। दूसरे, पिताजी ने उनको और इंकरेज किया, अलमारी का एक पूरा ब्लॉक खाली कर दिया कि भाई ये खाना खाली है, इसमें तुम अपनी किताबें रखो। तो उन्होंने वहाँ किताबें रखना शुरू कर दिया। तो इनके अंदर जहाँ किताबों को पढ़ने का शौक जगा था, वहीं अब किताबें कलेक्ट करने का शौक जग गया, और इसी शौक ने उन्हें आगे चल के इतना बड़ा अपना पुस्तकालय निर्माण करने की प्रेरणा दी। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 12 पे। लेखक को अपनी लाइब्रेरी स्थापित करने की प्रेरणा किस प्रकार मिली, स्पष्ट कीजिए। तो ये तो उनके पिताजी के द्वारा मिली, ये हम सभी जानते हैं कि किस तरीके उन्होंने अलमारी का एक ब्लॉक पूरा खाली कर दिया और इसी से उन्होंने प्रेरित होकर वो किताबें कलेक्ट करना शुरू किया था। लेखक के पिताजी ने कहा, आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। यह सुनकर लेखक में पुस्तक को एकत्रित करने की भावना आ गई। यहीं से आरंभ हुई थी बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बंबई जाकर संपादन किया। तो मतलब देखिए, छोटा सा बच्चा जो 5th क्लास में उसे 2 किताबें मिली, उसको कलेक्शन के लिए पापा ने बोला कि भाई ठीक है, ये तुम्हारा अपना एरिया है, इसको यूटिलाइज करो अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने के लिए। और यहाँ से उस बच्चे ने धीरे धीरे किताबें कलेक्ट करनी शुरू करी। अपनी उम्र के हर पड़ाव पे उसने किताबें एकत्र करी और वहाँ पर रखी। तो देखिए वो पड़ाव क्या था, बच्चा जो है वो बड़ा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज में पहुँच गया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट की डिग्री ली उन्होंने, फिर यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य यानी कि एज द
प्रोफेसर वर्क किया, फिर अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद में बंबई जाके संपादन कार्य किया, मतलब उन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया। तो मतलब वो हर एक पड़ाव पर उन्होंने अपने उस शौक को बरकरार रखा। ऐसा नहीं था बच्चे थे तभी उन्होंने कि बुक्स कलेक्ट करी, उसके आगे नहीं किया, लेकिन हर एक पड़ाव पर वो बुक्स को कलेक्ट करते चले गए। उसी अनुपात में लाइब्रेरी का भी विस्तार होता गया धीरे धीरे। जैसे जैसे उनकी स्टेज बढ़ी, उनकी उम्र की स्टेज बढ़ती गई, वैसे ही लाइब्रेरी में भी किताबें बढ़ती गईं। किताबें पढ़ने की लगन तो थी ही, किताबें एकत्र करने की सनक भी पैदा हो गई। होता है ना, कोई चीज़ काम करने का सनक, हो सकता है आप लोगों के पास भी, किसी बहुत से लोगों के पास होता है, किसी को कॉइन कलेक्ट करना है, किसी को टिकट्स कलेक्ट करने हैं, कोई अलग अलग तरीके का होता है। किसी को क्या कहते हैं, एक वो होता है सीप जो समुद्र के किनारे मिलते हैं, उन्हें कलेक्ट करने का बड़ा शौक होता है। हर जगह अपनी कोई फेमस चीज़ होती है, जहाँ कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो वहाँ की वो फेमस चीज़ कलेक्ट करना, हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं। तो यहाँ पर इनको शौक नहीं, सनक थी उन किताबों को कलेक्ट करने की। बचपन के अनुभव तथा पिता के कथन की प्रेरणा से उसने निजी लाइब्रेरी ये स्थापित करी। तो पिताजी ने प्रेरित किया और वो शौक उनके अंदर सनक पैदा हुई, और इसी तरीके से इतनी बड़ी लाइब्रेरी जो है वो धीरे धीरे बनती चली गई। अब है प्रश्न संख्या 13 में, क्या है, हरि भवन की क्या विशेषता थी जहां वहां जाकर कभी कभी लेखक का मन उदास क्यों हो जाता था? इस घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो हरि भवन एक लाइब्रेरी थी, वहां जाकर उन्हें ऐसा क्यों लगता था, वो बहुत ज़्यादा जो है उदास क्यों हो जाया करते थे, क्या था, ये सब सारी घटना आपको पूरी बतानी है। देखिए क्या है, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ में लेखक के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी हरि भवन, जहां हमारे लेखक बहुत जाया करते। भाई उनको पढ़ने का शौक था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो इतनी किताबें खरीद सकें, इसलिए वो क्या करते थे, लाइब्रेरी चले जाते थे और वो वहाँ पढ़ा करते थे। स्कूल से छुट्टी मिलते ही लेखक वहां जाकर जम जाता था। चूंकि लेखक के पिता का स्वर्गवास हो चुका था, अतः आर्थिक तंगी के कारण लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा उनके पास नहीं था। भाई लाइब्रेरी में भी पैसे देने पड़ते हैं, आप अगर वहां पर जाते हो, बुक्स लेते हो, पढ़ते हो, वो तो वहाँ पर भी। लेकिन अब इनकी भाई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि पिताजी का देहावसान हो गया था। तो इस कारण जो है वो पैसा भी, वो जो बहुत नॉमिनल फीस होती है लाइब्रेरी की, वो भी वो नहीं दे पाते थे। इसीलिए वह लाइब्रेरी में बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। मतलब किताबें आप लेकर घर नहीं आ सकते थे, लेकिन वहीं पर आप बैठकर पढ़ सकते थे। मोहल्ले में उस छोटी सी लाइब्रेरी में बहुत सारे उपन्यास थे। उपन्यास मतलब क्या होता है, नॉवेल्स। उस लाइब्रेरी में बहुत सारे नॉवेल्स थे। उसी लाइब्रेरी में लेखक ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से टॉल्स्टाय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, गोर्की की मदर, अलेक्जेंडर कुप्रीन का गाड़ी वालों का कटरा, सरवा रीस का विचित्र वीर आदि को पढ़ा और समझा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वो किताबें लेकर घर नहीं आ सकते थे। जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं ना, फीस जमा कर देते हैं, वहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ता है, उसके बाद हम वहाँ से किताबें इशू करा के लाते हैं और घर में पढ़ते हैं। तो ये फीस हमको देनी पड़ती है। लेकिन अब चूंकि उनके पास फीस नहीं थी, तो ये क्या करते थे, स्कूल से जाते थे और उसी लाइब्रेरी में बैठ जाया करते थे, और वहीं जाकर वो इन सभी किताबों को पढ़ा करते थे। घर नहीं मिलते, घर पे आने की परमिशन नहीं थी, तो क्या करते थे, वो वहीं पर पढ़ा करते थे। और इतने सारे उन्होंने जो है राइटर्स को वहाँ पर पढ़ा। लाइब्रेरी खुलते ही लेखक वहाँ पहुँच जाता और बंद होने के समय बड़ी ही अनिच्छा से वापस घर आता। यानी कि उनको इतना शौक था कि खुलती थी तो वहाँ पहुँच जाते थे, और जब लाइब्रेरी बंद होने की समय होता था तो उनका वहाँ से तब भी निकलने को मन नहीं करता था। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से बाहर आते थे। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन लेखक के मन में कसक होती कि काश उसके पास पैसे होते तो वह सदस्य बनकर उस पुस्तक को अपने नाम से इशू करा लेता, या उस किताब को खरीद ही लेता, जिससे बार बार उसे पढ़ने का मौका मिले। इन्हीं सब बातों को सोचकर वह उदास हो जाता था। तो क्या हुआ, उनके पास पैसे नहीं थे। अब भाई कोई भी अगर हम नॉवेल लेकर बैठते, तो अब ये सोचिए कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो एक ही दिन में पूरी नॉवेल तो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो अब क्या होता था, कभी कभी नॉवेल आधी छूट जाती थी। अब जब आधी छूट जाती थी तो उनको बड़ा बुरा लगता था कि भाई काश अब मेरे पास पैसे होते तो कम से कम ये पुस्तक मैं घर ला सकता,
है ना, कि वहाँ पर उस लाइब्रेरी की फ़ीस दे देता और वो पुस्तक मैं घर ले आता, और हो सकता ज़्यादा होते पैसे तो मैं उस पुस्तक को खरीद भी लेता। ये बात उनको सोचकर बड़ा दुख होता था, बहुत उदास हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनसे वो पुस्तक वो पढ़ना आधी छूट जाती थी, इसलिए वो इतना उदास हो जाया करते थे। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति के अंदर पढ़ने की ललक होनी चाहिए, नए नए तथ्यों एवं विचारों को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। यदि किसी काम के प्रति व्यक्ति में दृढ़ इच्छा है तो उसे पूरा करने में कोई भी विपरीत परिस्थितियां बाधा नहीं बन सकती। तो यहाँ पर उनके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो उपन्यास को वो पूरा नहीं पढ़ पाए और उनके अंदर वो सनक, वो उदास उदास हो जाते थे वो। अब क्या हुआ? अब इसी चीज ने उनको प्रेरणा दी। किसको दी प्रेरणा? धर्मवीर भारती जी को, कि भाई उनके पास भी अपना एक कलेक्शन होना चाहिए, और धीरे धीरे उन्होंने ये कलेक्शन कर लिया था। तो यहाँ पर इस पूरी घटना से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारे अंदर किसी चीज को पढ़ने की, किसी चीज को करने की लगन है, तो कोई भी चीज हमें उससे रोक नहीं सकती। बस अपने अंदर हमें वो दृढ़ संकल्प कर लेना है और हम उस चीज को पा ही लेंगे। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14 पे। माँ अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकती, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल होता है। इस बात की पुष्टि के लिए मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ से उदाहरण दीजिए। तो अब क्या था, जब हमारे क्या कहते हैं लेखक जो हैं वो इंटरमीडिएट पास कर चुके, बीए की पुस्तकें लेने जाना था, तो उनकी माँ जो है वो अक्सर वो एक गाना देवदास जी का गाया करते थे ना, वो सुना करती थी। तो वो सुनने पे उन्हें लगा कि भाई हमारे घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, शायद इसलिए वो दुख के दिन बीतत ना है देवदास जी का गाना गाया करते थे। तो उनको लगा कि शायद घर के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए वो गाना ऐसा गाते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, सही हो जाएंगे, कुछ दिन में अपने आप हालात सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन बाद में लेखक की माँ को पता चला कि ये जो है गाना, ये एक मूवी है देवदास, उसका है। तो माँ को लगा भाई यानी कि मेरा बेटे को ये मूवी देखने का मन है। तो उन्होंने क्या किया, 2 रुपए जो है, जबकि उनकी माँ को फिल्म देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, तब भी वो 2 रुपए देती हैं कि जाके तुम फिल्म देखा। तो ये बात से ये पता चलता है कि माँ जो है वो माँ का दिल होता है। मानव बच्चे को एक अगर कोई चीज़ का शौक है तो वो उसको पूरा करने की कोशिश करती हैं। देखिए क्या है, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ का लेखक इंटरमीडिएट पास करने के बाद आर्थिक तंगी के कारण अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पे गया। अपनी पाठ्य पुस्तकें खरीदने के बाद भी उसके पास 2 रुपए बच गए थे। माने दिया था ना, तो 2 रुपए बच गए थे जो उसे अपनी माँ को दे दिए। कि मतलब वो जब पुस्तकें खरीद के लाए, खरीद के लाने के बाद भाई पुरानी इंटरमीडिएट की बेची उन्होंने, और उसके बाद क्या हुआ, नई अपनी बीए की खरीद ली, और इन सब के मतलब सेलिंग और परचेजिंग के बाद उनके पास 2 रुपए बच गए थे। तो वो पैसे उन्होंने क्या किए, अपनी माँ को वापस कर दिए। उन्हीं दिनों वहां के सिनेमा घर में देवदास फिल्म लगी थी, जिसका एक गाना था दुख के दिन बीतत नाही। लेखक को बहुत पसंद था, वह अक्सर इस गाने को गुनगुनाता रहता, और कभी कभी इस गाने को गुनगुनाते समय उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। तो ये गाना उन्हें अच्छा लगता था तो गुनगुनाते थे, आंसू आ जाते थे। तो माँ भी ये चीज अक्सर देखा करती थी। एक दिन माँ ने उसके द्वारा इस गाने को गुनगुनाते हुए सुना तो वह बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ यह गाना तो देवदास फिल्म का है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, माँ को सिनेमा बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उन्हें पता चला कि भाई बेटा ये गाना इतना डेस्परेटली गाता है, उसको इतना पसंद है, तो जिस माँ को फिल्म देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसने क्या कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं देती हूँ। तो मतलब जिस माँ को पिक्चर देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्हें लगता था कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो उस माँ ने बोला कि नहीं ठीक है, अपने मन को नहीं मारो। उनको ये लगा कि भाई मेरी वजह से वो फिल्म देखने नहीं जा रहा, मुझे नहीं पसंद है इसलिए वो देखने नहीं जा रहा। तो उन्होंने अपने मन को मारते हुए बोला कि नहीं, तुम अपने मन को नहीं मारो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम जाकर ये अपनी मूवी देख कर आओ। उन्होंने किताबें बेचने से बचे 2 रुपए इस फिल्म को देखने की अनुमति में दे दिए। जो उनके पुस्तक खरीदने के बाद बचे थे ना, इंटरमीडिएट की पुस्तक बेची और बीए की खरीदी, उसमें जो 2 रुपए बचे थे वो माँ ने फिर जो है हमारे लेखक को दे दिए कि जाओ और मूवी देखकर आओ।
वास्तव में आर्थिक तंगी के बावजूद बेटे के मन की इच्छा को पूरा करने के लिए माँ ने पैसे की चिंता नहीं की कि भाई वो 2 रुपए से बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन माँ को ये लगा कि नहीं, मेरे बेटे के लिए भी उनके शौक ज़रूरी हैं, इसलिए उन्होंने वो 2 रुपए अपने बेटे को दे दिए। उनके लिए लेखक का प्रसन्न रहना अधिक महत्वपूर्ण था। इसी तरह लेखक जब छोटा था तो पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में बहुत ही जी चुराता था, लेकिन पिताजी के समझाने के बाद उसने पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने पर ध्यान देना शुरू किया। लेखक जब 5वीं कक्षा में प्रथम आया तो माँ ने आंखों में आंसू भरकर उसे गले लगा लिया था। तो यहाँ पर क्या था भाई, उनको पढ़ने का शौक तो था, लेकिन सिलेबस की बुक्स नहीं पढ़ते थे। तो वो सिलेबस की बुक्स नहीं पढ़ते थे, तो इस पे उनके पिताजी ने उनको समझाया कि भाई किताबें पढ़ना अच्छा शौक है, तुम जो किताबें पढ़ रहे हो पढ़ना चाहिए, लेकिन जो हमारी सिलेबस की बुक्स हैं वो हमें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आगे बढ़ाती हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब उनके पिताजी ने समझाया तो उन्होंने पढ़ा और इसी मेहनत के कारण वो क्लास 5th में फर्स्ट आए। और जब ये बात उनकी माँ को पता चली तो उन्होंने खुशी होकर गले लगा लिया। तो यहाँ पर माँ के दिल की जो भावना थी, कहते ना माँ माँ होती है, वो अपनी इच्छाओं को मार के भी अपने बच्चों की इच्छा को पूरा करती है। तो ये बात हमको यहाँ पता चलती है कि जो चीज़ माँ को पसंद नहीं थी और साथ ही साथ इतनी तंगी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे की इच्छा को नहीं मानना चाहा कि नहीं ठीक है, तुमको अगर मूवी देखनी पसंद है तो पैसे लो और जाओ देखाओ। लेकिन बेटे ने भी इस चीज़ की लाज रखी, वो उसने मूवी नहीं देखी, उसने क्या किया, उन 2 रुपए से देवदास की जो है वो पुस्तक खरीदी और बाकी बचे हुए पैसे अपनी माँ को वापस कर दिए। तो यहाँ पर हम दोनों का ही लगाव देखते हैं, है ना। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 15 पर। क्या है, विंदा कंदीकर का कथन है, भारतीय सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। लेखक को सच क्यों लगा। अब क्या है, मराठी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे विंदा कंदीकर, क्या है, करिंदकर। तो वो आए, उन्होंने बोला कि भारतीय जो इतनी, वो पुस्तकालय में लेटे थे, आसपास बहुत सारी किताबें थी, तो उन्होंने बोला कि आसपास ये जो पुस्तकों के रूप में ये महापुरुष तुम्हारे सामने हैं, है ना, आसपास हैं, इन्होंने अपने प्यार आशीर्वाद से ही तुम्हें अभी तक जीवित रखा है। ये बात उन्होंने बोली और हमारे लेखक को ये बात सच लगी। क्यों सच लगी, क्योंकि वो खुद उन चीज़ों से इतना लगाव रखते थे, किससे, अपनी पुस्तकों से बहुत लगाव रखते थे। तो जाहिर सी बात है, हम जिससे इतना लगाव रखते हैं वो भी हमसे उतना ही लगाव रखते हैं, है ना। तो क्या है, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय के लेखक को 3-3 हार्ट अटैक एक साथ हुए थे। कितने, 3-3 हार्ट अटैक एक साथ हुए थे। डॉक्टर बोर्जेस की दिलेरी एवं समझदारी के कारण लेखक के प्राण लौट आए, क्योंकि उन्होंने 900 वॉट के शॉक के कारण उनका 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। अब उन्होंने क्या दिलेरी दिखाई, 100% वॉट का करंट दिया, जिसकी वजह से वो जिंदा तो हो गए, लेकिन उनका 60% हार्ट जो है वो वर्क करना बंद कर दिया, सिर्फ 40% वर्क कर रहा था। शेष बचे 40% हार्ट में भी 3 अवरोध थे। अब उसमें भी 3 ब्लॉकेज थे, जो 40% रिवाइव वो कर पाए थे उसमें भी 3 ब्लॉकेज थे। इसीलिए ओपन हार्ट ऑपरेशन करना अनिवार्य था, ओपन हार्ट सर्जरी करना बहुत जरूरी था। लेकिन सर्जन ऑपरेशन की सफलता को लेकर आशंकित थे। उन्होंने बोला 40% हार्ट है, उसमें भी ब्लॉकेज है, इतने रिस्क के साथ हम ऑपरेशन करें तो कैसे करें। बाकी डॉक्टर्स रेडी नहीं थे, लेकिन बोसेज ने उस ऑपरेशन को करने की ठानी कि वो ऑपरेशन वो करेंगे। यह तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ली जाए, तब तक लेखक अपने घर पर पूर्ण विश्राम करें। अब उनको लगा कि भाई सर्जरी करनी है, लेकिन हम इतने दिन उनको हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला कि आप घर जाकर रेस्ट करिए। लेखक ने घर पर अपने विश्राम के लिए अपने किताबों वाले कमरे को चुना, जहां चारों ओर अनेक पुस्तकें थी। रेनर, मारिया रिल्के, स्टीफन जीवगर, मोपांस, चेखव, टॉल्स्टॉय, दस्तावोवस्की, मायोवस्की, सोल्जेनिस्टिकन, स्टीफन स्पेंडर, ओपेन एडजा, पाउंड, यूजिन ओलनील, जॉय पॉल सार्त्र, अल्बेल कामू, आयोनेस्को के साथ पिकासो, ब्लूगेन, रेम्बा, हेबर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंथ निराला, महादेवी और ना जाने कितने लेखकों एवं चिंतकों की कृतियों के बीच लेखक स्वयं को भरा भरा महसूस कर रहा था।
अब अगर वो अपने बेडरूम में जाते तो खाली दीवारें थी बस, और क्या था वहां उनके, लेकिन यहाँ पर उनकी प्रिय पुस्तकें थी और इतने सारे लेखक थे जिनके बीच वो अकेला महसूस नहीं करते थे। वो वहां पर बहुत ही ज्यादा अपने साथ इतने सारे लोगों को साथ में पाते थे। हार्ट का ऑपरेशन सफल होने के बाद लेखक को देखने आए मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करिंदकर ने जब कहा कि चारों ओर पुस्तकों के रूप में विराजमान सैकड़ों महापुरुषों के आशीर्वाद के कारण ही तुम बच गए हो, तो लेखक को स्वाभाविक रूप से यह बात सच लगी। तो जब लेखक मराठी कवि ने यह चीज बोली तो उन्होंने बोला कि नहीं सही, इन्होंने सही कहा कि अगर शायद मैं उस रूम में जाता जो अपना बेडरूम होता, जहां पर सिर्फ दीवारें होती, तो शायद मैं नहीं बच पाता, नहीं हिलप कर पाता, लेकिन आज मैं ऑपरेशन होकर बिल्कुल सही हूं। तो ये कहीं ना कहीं इन सभी जितने भी महान कवि और लेखक हैं इनका आशीर्वाद है, पुस्तकों के रूप में इनका साथ है, क्योंकि मैं जिस समय मैं हिलप कर रहा था, भले उनको किताबें पढ़ने की परमिशन नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेलापन महसूस नहीं कर रहे थे। वो उन सभी, जब वो किताबों के रूम में रहे होंगे तो जाहिर सी बात है शांत नहीं होंगे, उनके दिमाग में कुछ होगा, तो जो भी पुस्तक उन्हें बहुत पसंद होगी या जो राइटर उनको पसंद होंगे उनके बारे में वो सोचते होंगे। तो ये सारी चीजें उनको ऐसा लगा कि हाँ, जो कवि विंदा हैं उन्होंने जो चीज कही है वो बिल्कुल सही चीज है जो उनके द्वारा बोली गई है, कि आज जो मैं सही हो पाया हूं उसका कहीं ना कहीं कारण ये आज मेरा इस पुस्तकालय में रहने के कारण इतने सैकड़ों महापुरुषों के आशीर्वाद से ही संभव है। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न खत्म हुए। देखिए पाठ में ऐसे बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको आपको समझना है, क्योंकि जब हम एक बार चैप्टर समझ लेते हैं, लेखक क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, या वो जो कह रहा है उसके पीछे का क्या मतलब है, तो हमारे लिए आंसर्स लिखने आसान हो जाते हैं। तो यही चीज़ें आपको पाठ को पढ़ते समय चीज़ों को समझना है कि लेखक या कवि क्या कह रहे हैं या कहना चाहते हैं, और कहते हुए भी क्या चीज़ उन्होंने नहीं कही है, इन सभी को समझते हुए हमें रेडी रहना है और खुद अपने मत और तर्कों के साथ। तो इस तरीके से हमारी ये जो पुस्तक संचयन यहाँ पर ख़त्म हुई, इसके सारे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। तो ये ऐसा मतलब नहीं है कि हम अब नहीं मिलेंगे, हम आगे और भी अभी टॉपिक्स लेकर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।